नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी यह क्लास सीटेट के लिए क्लास है, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटेट एग्ज़ाम के लिए जितना ज़रूरी आपके लिए नए स्टडी मटेरियल हैं, उतना ही ज़रूरी आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं। इसलिए अब यहाँ पे आपको नए स्टडी मटेरियल के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। यहाँ पे आपको सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट के सभी सब्जेक्ट का वीडियो और पीडीएफ उपलब्ध कराया जाएगा। आज हम सब जितने भी क्वेश्चन करेंगे, इसमें सारे क्वेश्चन यूथ कंपटीशन टाइम से लिए गए हैं। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। हम सब सबसे पहले ईवीएस को कवर करेंगे। इसमें ईवीएस में आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुने अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है मधुमक्खी, मच्छर, तितली, या फिर बाघ, तेंदुआ, सांड, या फिर सांप, रेशम के कीट, या फिर छिपकली, या फिर लास्ट ऑप्शन है चील, गरुड़, गिद्ध। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, चील, गरुड़, गिद्ध। इनकी जो देखने की क्षमता होती है मनुष्य की तुलना में 4 गुना ज़्यादा होती है। अब इसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि इन जीवों में, चील, गरुड़, गिद्ध में मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी तक वस्तु को देख पाने में सक्षम है समूह है। अब चलिए हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है और भूमि को जोता नहीं जाता, उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। उस खेती का आपको नाम बताना है। ऑप्शन है सिंचाई खेती, सहकारी खेती, झूम खेती, या फिर सीढ़ीनुमा खेती। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा झूम खेती। ऐसी खेती जो है झूम खेती कहते हैं, जहाँ पे जो बाग होती है उसे काट के उसे जलाकर वहाँ पे जो उसकी राख होती है, खाद बनती है, वहाँ पर बीज बोकर खेती करते हैं, फिर इसे छोड़ देते हैं। फिर वहाँ पे जो भी कुछ उगता है फिर उसको काट जलाकर राख बनाकर फिर खेती करते हैं। इस तरीके से वहाँ पर खेती किया जाता है। ऐसी खेती ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। अब इसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि झूम कृषि पूर्वी भारत में अत्यधिक प्रचलित है। कहाँ पर? पूर्वी भारत में। ऐसी कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। वास्तव में इस प्रकार की कृषि में जंगलों एवं झाड़ियों को साफ करके मैदान बनाया जाता है, तत्पश्चात खेती की जाती है तथा उस जगह की उर्वरा शक्ति के समाप्त होने पर पुनः दूसरी जगह जंगल को साफ करके कृषि योग्य भूमि बनाई जाती है। ऐसी कृषि को हम क्या कहते हैं दोस्तों? झूम खेती कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब। जब कोई सफेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? ऑप्शन है उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, या फिर उस वाद्य यंत्र के द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, उस वाद्य यंत्र के ध्वनि को सुनकर। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। देखिए दोस्तों, जो सपेरा बीन बजा रहा है उससे जो है सांप सुनता ही नहीं है, जो उससे कंपन होता है, जो उसे कंपन के जरिए सांप को सुनाई देता है। सांप के पास कान नहीं होता, वो किसी आवाज़ को सुनता नहीं, लेकिन उसे जो कंपन होती है उसके जरिए सांप सुन पाता है। हम सब इसकी व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों। सांप एक आपका सरीसृप प्रजाति का जानवर है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, यह सरीसृप प्रजाति में आता है। करेंगे जब कोई सपेरा बीन बजाता है उस बीन के द्वारा उत्पन्न कंपनों सांप अनुक्रिया करके अपने सिर को हिलाता है,
उस बीन के जरिए, जो उस बीन से कंपन उत्पन्न होता है, उससे अनुक्रिया करके वह सिर को हिलाता है, जिससे सामान्यतः लोग सांप को नृत्य करता हुआ समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, वह सिर्फ कंपन के जरिए ही अपने सिर को हिलाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम सब देखते हैं। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन है सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। सही नहीं है क्योंकि इस कथन से यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। या फिर सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार का में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको हम बताए थे विस्तार पूर्वक, आपके जो थ्योरी क्लास थी, परिवार जो है 2 प्रकार के होता है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। इसमें पहला ऑप्शन आपका कट गया क्योंकि यह भारतीय परिवार में इसी प्रकार के होते हैं, ये नहीं होगा। करें सही नहीं है क्योंकि इससे स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक, ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। इसमें जो कि सी ऑप्शन आपका है, ये ऑप्शन आपका राइट हो गया क्योंकि सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। परिवार कई प्रकार के होते हैं, परिवार का केवल एक ही प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ये आपका राइट आंसर है। हम व्याख्या में समझ लेते हैं इसको दोस्तों। करें परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता, पिता, बच्चे के अलावा अन्य सदस्य भी होते हैं। भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों के अनुसार अलग अलग परिवार की मान्यताएं होती हैं, अतः परिवार में केवल माँ, पिता और बच्चे को सम्मिलित होना ये जो है गलत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, करें कि मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। ऑप्शन है क्षारीय, उभयधर्मी, या फिर उदासीन, या फिर अम्लीय। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अम्लीय होता है मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति, ये जो है अम्लीय होता है। अब इसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों। करें मानव पेट में आमाशय रस की प्रकृति अम्लीय होती है जो भोजन के पाचन में सहायक होती है। वास्तव में अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। इसका pH 7 से कम होता है। कितना, इसको आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका pH कितना होता है, 7 से कम होता है। जैसे एसिटिक अम्ल, सिरका, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि। जिस पदार्थों का यौगिक में अम्ल के गुण पाए जाते हैं वे अम्लीय कहलाते हैं। मानव आत्म में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अधिकता से होने वाली बीमारी को अम्लता या एसिडिक कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं कि कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया, जैसे ए है दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां, और बी है बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत। अब निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? अब हम ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। पहला है वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। या फिर दूसरा है यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। या फिर तीसरा है बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भ को कक्षा में ले आते हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए। या फिर चौथा है अपने अनुभव पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीके का उपयोग कर सकते हैं। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। हम इसकी व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों। करें बच्चे द्वारा पत्तियों का वर्गीकरण जिसमें नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि की दवाओं के गुण वाली पत्तियां हैं और दवाओं से गुण रहित पत्तियों में बांटा है। यह वर्गीकरण का काम विशिष्ट और स्तरीकृत है।
अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किन का ध्यान रखेंगे। इसमें आपको बताना है, पहला ऑप्शन है बच्चों की रुचियों को ध्यान हो, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, या फिर इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, या फिर सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। अब यहाँ पे आपको बताना है, अगर आप पर्यावरण कक्षा में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो आप इन चारों चीज़ों में से किसका ध्यान ज़्यादा रखेंगे। इसमें आपको पहला है बी और डी, या फिर दूसरा है बी और सी, या फिर तीसरा है ए बी सी, ए बी डी, या फिर ए और सी और डी। देखिए, बच्चों के रुचि का ध्यान हो, ये तो बहुत ज़रूरी है। लड़कों और लड़कियों का समान रुचिकर लगे, ये भी सही है। इसमें मूल्यवान सामग्री लगे, ये ऑप्शन आपका गलत है। इसमें जो तीनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ए बी और डी, ए बी और डी आपके ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब इसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, लड़के और लड़कियों को सामान्य रूप से रुचिकर लगे, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सभी कथन पर्यावरण अध्ययन से सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षक और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर। वह कथन आपको बताना है। पहला है, प्रौढ़ के समर्थन में बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है, या फिर बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं, बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं, या फिर समूह क्रियाकलाप की वजह से बच्चे अंक उपलब्ध में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। करेंगे समूह क्रियाकलाप की वजह से बच्चे अधिक अंक उपलब्ध करने में अच्छा सुधार कर सकते हैं। अब इसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि सामूहिक क्रियाकलापों से बच्चे प्रौढ़ों से सीख सकते हैं, बच्चे परस्पर सामंजस्य सहयोग करना सीख जाते हैं, तथा सामूहिक क्रियाकलाप से बच्चे में बहस होती है जिसे वे अधिक सीख सकते हैं, जबकि बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शन करना सामूहिक क्रियाकलाप से कोई संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शन है निर्धारण मापनियाँ, दत्त कार्य, कागज पेंसिल परीक्षण, या फिर मौखिक प्रश्न। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। करें दत्त कार्य। अब इसकी व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों। करें सामूहिक कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं का आकलन के लिए दत्त कार्य सबसे उपयुक्त है, क्योंकि दत्त कार्य में बच्चे स्वतंत्र वातावरण में अध्ययन करते हैं जिस पर किसी शिक्षक या अन्य बाह्य कारकों का दबाव नगण्य होता है। इस प्रकार के अध्ययन से शिक्षार्थी अपने भावनाओं, विचारों, कल्पनाओं आदि को स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्त कर सकते हैं, जिससे उनके सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं का आकलन आसानी से हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक आया है आपका दत्त कार्य विधि। इसको हम समझ लेते हैं। दत्त कार्य विधि कहते किसे हैं? इसे हम गृह कार्य विधि के नाम से भी जानते हैं, दत्त कार्य को। इसमें एक शिक्षक जो है बालक को पढ़ाने से पहले उसके पूर्व ज्ञान को पता करता है और उसी से जोड़कर वह उसको पढ़ाता है। इसी को हम दत्त कार्य विधि कहते हैं। हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहे नीचे पौधे के बारे में बच्चों को कुछ सहजानुभूति विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? ऑप्शन है घास पौधा नहीं है, कुछ सब्जियां फल होती हैं, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं, या फिर गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कह रहे हैं कुछ सब्जियां फल होती हैं। अब इसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों। कह रहे हैं निम्न विकल्पों में से कुछ सब्जियां फल होती हैं, यह विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। कुछ फलों को खाना पकाने और भोजन तैयार करने में प्रयुक्त किया जाता है। इन वनस्पति फलों को कुष्मांड जैसे स्क्वैड, कद्दू और खीरा
टमाटर, मटर, सेम, बैगन। देखिए इसमें यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं ये सब फल हैं, लेकिन इनको हम सब्जी बनाने के लिए उपयोग करते हैं, इसीलिए ऑप्शन आपका बी इज राइट आंसर है। अब चलिए दोस्तों हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहे हैं कक्षा 4 के एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब जवान थे तो क्या उन्होंने ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल का आकलन की संभावना नहीं है। प्रयोग, चर्चा, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ऐसे वृक्ष की बात कर रहे हैं जो इस समय नहीं है, इस समय उस वृक्ष के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रयोग हम सब नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसमें आपका ए इज राइट आंसर है। करें जब विद्यार्थी किसी वयोवृद्ध व्यक्ति से ऐसे पौधे के बारे में पूछेंगे तो जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाने पर विद्यार्थियों के चर्चा, अभिव्यक्ति एवं प्रश्न पूछना के कौशल के आकलन की संभावना है, किंतु प्रयोग कौशल का आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिन पौधे के बारे में पूछा गया है वह दिखाई नहीं देते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों के रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का कौशल अभिप्राय नहीं है। ऑप्शन है बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण का समझने देना, या फिर कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, या फिर कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, या फिर बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कह रहे हैं कि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, यही जो है इसमें यही अभिप्राय नहीं है। अब इसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं। कह रहे हैं शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थियों को रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। बच्चे में रद्दी वस्तु का पुनः प्रयोग कर और रूपांतरण को समझना एवं बच्चे को सृजनशीलता का विकास करना है, न कि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। कहने का तात्पर्य है यहाँ से, इससे आप उस बच्चे की श्रेष्ठता का ज्ञान आप नहीं ले सकते कि हाँ वो बच्चा श्रेष्ठ है कि नहीं है, इससे आप उस चीज़ की तुलना नहीं कर सकते हैं। चलिए हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई है। मैंने योजना के अनुसरण कितना अच्छा किया है। मेरी शक्तियाँ क्या थीं। मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। उपयुक्त दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा। ऑप्शन है शिक्षकों का स्वआकलन, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्वआकलन, या फिर शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, या फिर बच्चों का स्वआकलन। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बच्चों का स्वआकलन। अब इसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई है। मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया है। मेरी शक्तियाँ क्या थी। मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ये सभी मापनीय बच्चों द्वारा स्व आकलन के लिए निर्धारित की जाती हैं, जिससे बच्चे अपने क्रियाकलापों के उद्देश्यों की प्राप्ति में आई कठिनाइयों का आकलन करते हैं तथा शिक्षक की सहायता से इन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं। अब चलिए दोस्तों हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा, ऑप्शन है रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए, या फिर बच्चों परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, या फिर तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। बच्चे के दिन प्रतिदिन भाषा से संबद्ध होना चाहिए। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होना चाहिए। अब इसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों। करें पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे आसानी से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, करें एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है। उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है सृजनात्मकता का विकास करना, या फिर अवलोकन
का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना या फिर डाटा संग्रह का विकास करना। ऑप्शन है ए बी डी या फिर बी सी डी या फिर ए सी डी या फिर ए बी सी। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। करें ए बी और सी। सृजनता का विकास करना सही है, अवलोकन का विकास करना ये भी सही है, वर्गीकरण कौशल का विकास करना ये भी सही है, लेकिन डाटा संग्रह करने का विकास ये आपका ऑप्शन गलत है। अब इसकी व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों। कह रहे हैं यदि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से विभिन्न पशुओं पर रंग भरने को कहता है तो वह बच्चे में सृजनशीलता का विकास, अवलोकन का विकास, वर्गीकरण कौशल का विकास कराना चाहता है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। यह कारण कौन सा है? ऑप्शन है इस बात को उभारना कि किस प्रकार के कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं, या फिर सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, या फिर अगला ऑप्शन है आपका सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में पौधे और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना, या फिर इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध को साझा करते हैं। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। अब इसकी व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों। करें पर्यावरण पाठ्यक्रम में पौधे और पशुओं को परिवार और मित्र उप विषयों के अंतर्गत सम्मिलित करना, इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाओं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। ये विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना तथा सामाजिक संस्कृति संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। अगला क्वेश्चन है करें पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, या फिर बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, या फिर पर्यावरण को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, या फिर अवलोकन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए बी सी डी। इसमें आपका चारों ऑप्शन सही हो गए। अब इसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों। करें पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। अतः चारों विकल्प इसमें सही हैं। कह रहे हैं प्रश्न 78 से 80 निम्नलिखित अवतरण पर आधारित हैं। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किए गए कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने का प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों द्वारा दिया गया उत्तर इस प्रकार है। पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, या फिर आग ने पानी पी लिया, या फिर भगवान ने पानी पी लिया। पहला ऑप्शन है आपके पास, पहला उत्तर है, पहला क्वेश्चन है। कह रहे हैं ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं। ऑप्शन है बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं, या फिर बच्चों के उत्तर तर्क संगत नहीं है, फिर बच्चों की सोच गलत है। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कह रहे हैं वाष्पीकरण के बारे में बच्चे के विकल्पी विचार हैं। अब फिर अगला क्वेश्चन आपका, अब इसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कटोरे में पानी उबालना एवं उसका वाष्पीकरण हो जाना के प्रयोग देखकर 7 से 8 वर्ष के बच्चों का वाष्पीकरण के बारे में दिया उत्तर यह प्रदर्शित करता है कि बच्चे में वाष्पीकरण के बारे में विकल्पी विचार हैं, क्योंकि बच्चे वाष्पीकरण के बारे में जानते हैं
अब चलिए हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। कह रहे हैं कि ऐसे उत्तरों का शिक्षक को इसका सामना किस प्रकार से करना चाहिए। उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं, या फिर जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें, या फिर वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहें। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करें जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। चलिए अगला क्वेश्चन हम सब देखते हैं दोस्तों। इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। कह रहे हैं शिक्षक को बच्चों को वाष्पीकरण के बारे में उचित ढंग से बताने के लिए जल चक्र का एक मानक चार्ट बच्चों के सामने प्रदर्शित करें, जिससे बच्चे देखकर सीखें। अगला क्वेश्चन आपका है, करेंगे वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। ऑप्शन है जल चक्र का आरेख बनाएं और उसे नामित कीजिए, या फिर जल चक्र के 5 लाभ लिखिए, या फिर क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं है, या फिर जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाएं। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करें क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं है। अब इसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए बच्चों से प्रश्न किया जाए कि क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं है। इससे बच्चे पूर्व में शिक्षक द्वारा बनाए गए जल चक्र चार्ट से विविध प्रकार के उत्तर देंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। ऑप्शन है उत्तराखंड, राजस्थान, या फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, या फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसमें ऑप्शन आपका होगा हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब इसकी व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको समझने की बात है, यहाँ पे राज्य पूछा है, राज्य, केंद्र शासित नहीं पूछा है। केंद्र शासित पूछा होता तो लद्दाख होता, लेकिन यहाँ पे राज्य की बात कर रहा है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब हैं। जम्मू कश्मीर भारत का सबसे उत्तरी प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। ऑप्शन है, इसमें आपको कहाँ पे कैसे घर बनाए जाते हैं उसको ही मिलान करना है। मनाली है, राजस्थान है, असम है, लद्दाख है। अब इसमें आपको मिलान करना है दोस्तों। अब मनाली में कह रहे हैं मनाली में किस प्रकार से घर बनते हैं। अब मनाली में अगर हम सब बात करें तो यहाँ पर मनाली में जो है पत्थर है और लकड़ी से ढालू वाले छतों वाले घर बनाए जाते हैं। अगर वहीं पे दोस्तों राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मिट्टी के घर, उनकी छतों कंटीली झाड़ियों से छाई जाती हैं। ऐसे राजस्थान में घर बनाए जाते हैं। वहाँ पे राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा घर मिट्टी से बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है और मिट्टी के घर ज़्यादा गर्मी को अंदर आने में से रोकती है। और तीसरे अगर असम की बात करो तो यहाँ पे घर दोस्तों बाँस के खम्भों पर बने ऊंचे घर होते हैं। यहाँ पे असम में जो घर बनता है वो ऊंचे बाँस होते हैं। वहाँ ज़मीन से कम 10 फीट ऊपर से बाँस के जरिए ऊपर कर लेते हैं, वहाँ पे ऐसे घर बनते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे डी का ऑप्शन 5वें में जाएगा। करें लद्दाख में पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। अब चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, करें पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, या फिर उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, या फिर उनकी शारीरिक शक्तियों को इंगित करते हैं, या फिर
परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। कह रहे हैं कि जो पशुओं के शरीर में डिजाइन बने होते हैं वह किस कारण से होते हैं, इसको आपको बताना है। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। जो पशुओं के ऊपर डिजाइन बने होते हैं वह उनके बालों के कारण होते हैं। अब इसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, जैसे बाघ, जिराफ, बकरी। अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, या फिर संविधान अनुसूचित जाति अध्यादेश संशोधन 2012, या फिर भारतीय जंगल अधिनियम 1927, या फिर जंगल अधिकार अधिनियम 2007। इसमें आपका राइट आंसर होगा जो दोस्तों जंगल अधिकार अधिनियम 2007। इसकी व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों। कह रहे हैं जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्ष से रह रहा है उसका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाले वस्तुओं पर अधिकार है। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 द्वारा माना गया है। यह अधिनियम जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासियों को यह अधिकार है जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1923 के तहत छीन लिया गया था, उन्हें पुनः प्रदान किया गया। कहने का तात्पर्य है जो 25 साल से वहाँ पे रह रहे हैं उस जंगल की रक्षा करने के लिए उन्हीं को रख दिया गया है। ऐसा अधिकार जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? ऑप्शन है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, फिर मलेरिया, HIV, या फिर डेंगू, या फिर HIV, हैजा, डेंगू। इसमें आपका राइट आंसर होगा जो मच्छर से फैलते हैं। डेंगू भी फैलता है, मलेरिया भी फैलता है और चिकनगुनिया भी फैलता है। अब इसकी हम व्याख्या समझते हैं। कह रहे मच्छरों से फैलने वाले रोग डेंगू, मलेरिया में चिकनगुनिया हैं। डेंगू या चिकनगुनिया एडीज मच्छरों के काटने से फैलता है। किस मच्छर से? एडीज मच्छरों के काटने से ये सारे रोग फैलते हैं। इन दोनों के लक्षण लगभग एक जैसे ही हैं। जोड़ों में दर्द दोनों प्रकार की बीमारी में रहता है, परंतु चिकनगुनिया में ये दर्द वर्षों तक रह सकता है, जबकि मलेरिया में वाहक मच्छर मादा इन्फ्लेज है। यह रोग प्रोटोजोआ और परजीवी द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? प्रोटोजोआ और परजीवी द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है घटपेड़ी पौधा। एक यहाँ पे पौधे की बात कर रहे हैं, घटपेड़ी पौधा। इसे हम निपेंथेसिस पौधा भी कहते हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और इसको हम कहीं मांसाहारी पौधे के भी नाम से जानते हैं। कह रहे कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत की धनिया निकालता है। का मुँह छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है। इस घटपेड़ी के पौधे के बारे में आपको बताना है। अगला ऑप्शन है, करेंगे यह भारत में नहीं पाया जाता है, या फिर लास्ट ऑप्शन है मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। इसमें आपका आंसर डी इज राइट आंसर है। मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। अब इसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों। कह रहे हैं घटपेड़ी पौधे की पत्तियां पूर्ण रूप से या उनका कुछ भाग सुराही के आकार का होता है। किस आकार का होता है? सुराही आकार का होता है, जिसकी लंबाई 1 इंच से 1 फुट तक देखी गई है। ये पौधे मेढकों, कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाते हैं, जिससे उन पौधों में नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है। किसमें? घटपेड़ी पौधे में। अगला क्वेश्चन है, कह रहे नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? ऑप्शन है बंद गोभी, भिंडी, गुड़, या फिर आंवला पालक गुड़, या फिर आंवला पालक आलू, या फिर आंवला आलू टमाटर। इसमें आपका राइट आंसर है आंवला पालक गुड़। इसकी हम व्याख्या समझते हैं दोस्तों।
कह रहे हैं दिए गए खाद्य पदार्थों में आंवला, पालक, गुड़ में लौह तत्व की प्रचुर मात्रा रहती है। लौह लवण की कमी से अधिकांशतः बालकों एवं महिलाओं में पाई जाती है। लौह लवण से रक्त का हेमोग्लोबिन बनता है जो शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक होता है। लौह तत्व की कमी से रक्त की क्षमता कम हो जाती है जिसे अरक्तता भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं कि हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। कहाँ से आए थे इसको आपको बताना है। ऑस्ट्रेलिया से, उज्बेकिस्तान से, दक्षिण अमेरिका से, फिर अफगानिस्तान से। इसमें आपका राइट आंसर है दक्षिण अमेरिका से। अब इसकी हम व्याख्या समझते हैं दोस्तों। कह रहे हैं मिर्च का मूल उद्गम देश मैक्सिको को माना जाता है। किसको माना जाता है? मिर्च को मैक्सिको को माना जाता है। हमारे देश में मिर्च लाने वाले व्यवसायी दक्षिण अमेरिका मैक्सिको से आए थे। मिर्च कैप्सिकम वंश का एक पादप का फल है तथा यह सोलेनुस कुल का सदस्य है। स्वाद, तीखापन और गूदे की मात्रा के अनुसार इनका उपयोग एक सब्जी, शिमला मिर्च या मसाले लाल मिर्च के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शन है फाख्ता, शकरखोरा, बाया या फिर किलचिड़ी। इसमें आपका राइट आंसर होगा फाख्ता। यह फाख्ता जो है कबूतर की तरह एकदम दिखता है, कबूतर की तरह यह होता है। अब इसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं। कह रहे हैं कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला फाख्ता पक्षी बनाता है। यह सामान्यतः कबूतर के नाम से भी जाना जाता है। यह कोलम्बिफेरस गण ए कोलम्बिडी कुल का पक्षी है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कुछ पशुओं के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियों खाता है। यह लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। इस पक्षी का आपको नाम इस जानवर को आपको नाम बताना है। ऑप्शन है सलाथ, लंगूर, चिंपैंजी और पैंडा। यह जो है सलाथ है इसका राइट आंसर। ये भालू जैसा दिखता है दोस्तों लेकिन यह भालू नहीं होता। यह 17 घंटे तक लगभग एक ही वृक्ष पर रहकर सोता है। अब इसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि सलाथ स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है। यह दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाए जाने वाला मध्य आकार का एक शाकाहारी है। यह धीमी गति से हिलने के लिए प्रसिद्ध है। आधुनिक सलाथ जंगल में वृक्षों में ही रहते हैं। यह देखने में भालू जैसा है परंतु भालू से भिन्न है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर से उल्टे लटक कर सोता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। ये जीवित रहने के लिए पेड़ की पत्तियों को ही खाता है। अब इसी के साथ दोस्तों यह सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर मिलते हैं कल एक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।